नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायो ज्योग्राफी या जैव भूगोल के कई टॉपिक्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। हम अभी जो टॉपिक कंटिन्यूशन में ले रहे हैं वो है जंतु उद्भव, विकास, उसके वातावरण के साथ अनुक्रिया और उसका वर्गीकरण। हम आज जो टॉपिक्स आपके समक्ष रख रहे हैं वो है जंतुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। पृथ्वी पर असंख्य व नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। प्रत्येक जाति व वंश का पृथक पृथक अध्ययन करना दुष्कर कार्य है। अतः समानताओं व असमानताओं के आधार पर समूह बनाकर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण, नामकरण तथा इनके सिद्धांतों, नियमों आदि का अध्ययन वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहलाता है। जंतुओं के वर्गीकरण का उद्देश्य इनका व्यवस्थित अध्ययन करना तथा विविध प्राणियों के प्राकृतिक व विकासीय संबंधों का योग या बोध कराना है। जंतुओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला वर्गीकी टेक्सोनॉमिकल और दूसरा इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी वर्गीकरण। आज हम टेक्सोनॉमिकल वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गीकी वर्गीकरण क्या होता है? जंतुओं में पाई जाने वाली संरचनात्मक, आकृतिक व प्रजातिगत समानताओं व असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण को वर्गीकी वर्गीकरण कहते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। प्रारंभ में जंतुओं को घातक व अघातक, उड्डयनशील व अर्ध उड्डयनशील, भक्ष्य व अभक्ष्य आदि आधारों पर वर्गीकृत किया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु या एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, जिसने सर्वप्रथम जंतुओं को मौलिक असमानताओं और समानताओं के आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमोलियम में वर्गीकृत किया। उसने दो प्रमुख वर्ग बताए। पहला वर्ग एनेमा, वह जंतु जिनके शरीर में लाल रक्त नहीं होता है, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, निडेरिया, इकाइनोडर्मेटा आदि अकशेरुकी जंतु। और दूसरा है इनेमा। इस वर्ग के जंतुओं में लाल रक्त उपस्थित होता है। इसमें केवल कशेरुकु जंतु ही सम्मिलित किए जाते हैं, जिन्हें दो उपवर्गों में पुनः बांटा गया है। पहला है जरायुज। जरायुज इस समूह में बच्चे देने वाले प्राणी आते हैं। और दूसरा है अंडयुज। इस युग समूह में अंडे देने वाले प्राणी आते हैं। 17वीं सदी में जॉन रे ने सर्वप्रथम जंतु जाति की परिभाषा देते हुए विभिन्न प्रजातियों का प्राकृतिक संरचनात्मक आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 18वीं सदी में आधुनिक वर्गीकी के पिता कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली में जंतुओं के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। उसने जंतुओं को 6 वर्गों में बांटा और 19वीं शताब्दी में क्यूवियर, हैकल, लेकेस्टर आदि विद्वानों ने इस दिशा में प्रगति की। और 20वीं सदी में मेयर, वेटकेयर, यूसिंगर आदि ने जंतुओं को प्रमुख 5 जगत में वर्गीकृत किया। वर्गीकरण में अनेक पदों या वर्गों का उपयोग किया जाता है। सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई को जाति माना जाता है। जाति में अंत प्रजनन करने वाले प्राणियों को रखा जाता है। इसके ऊपर के क्रम में वंश होता है, जिसमें मिलती जुलती जातियों को सम्मिलित किया जाता है। मिलते जुलते वंशों को मिलाकर एक कुल बनता है। अनेक कुलों को मिलाकर एक गण और कई गणों को मिलाकर एक संवर्ग बनता है। इसी प्रकार कई संवर्गों से मिलकर एक संघ और सभी संघों को मिलाकर जगत बना है। अर्थात जाति सबसे छोटी इकाई है तथा जगत सबसे बड़ा समूह है। इस प्रकार जंतुओं के वर्गीकी वर्गीकरण में निम्न पदानुक्रम पाया जाता है। पहला जाति स्पीशीज, फिर वंश या जीनस, फिर कुल या फैमिली, फिर गण या ऑर्डर, फिर वर्ग या क्लास, फिर संघ फाइलम और फिर लास्ट में सबसे ऊपर एनिमल किंगडम या जगत होता है। जंतुओं के वर्गीकी वर्गीकरण को आकार की वर्गीकरण मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जंतु जगत को
कशेरुकी दंड वर्टेबल कॉलम के आधार पर दो उपजगत या सब किंगडम में विभाजित किया जाता है। पहला है अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेटा और इनवर्टेब्रेटा जगत। वह जंतु जिसमें कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। सभी अकशेरुकी जंतुओं को जंतु जगत के उपजगत अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेटा में रखा जाता है। इस उपजगत में रखे गए जंतुओं में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। इसे 30 संघों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। पहला है प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म तथा एक कशेरुकी वाले जीवों को सम्मिलित करते हैं। इनमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इनकी लगभग 50,000 ज्ञात जातियां मिलती हैं। इनमें से अधिकांश जलीय जीव होते हैं जो ताजे या खारे जलीय आवासों में रहते हैं। जंतु नमी युक्त स्थलों पर स्वतंत्र रूप से तथा अन्य जंतुओं व पौधों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। अमीबा, युगलिना आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा अकशेरुकी जो वर्ग में पाया जाता है वो है पोरीफेरा। विकास क्रम की दृष्टि से ये प्रथम बहुकोशिकीय जंतु है जिनका शरीर स्पंज की तरह होता है। इनमें चलन नहीं होता। ये अधिकांशतः समुद्री व ताजे जल में या इसके निकट ही पाए जाते हैं। साइफा, स्पंजिला, यूस्पेंजिया आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा है सिलेंट्रेरा। ये सभी प्राणी जलवासी होते हैं, जिनमें से अधिकांश समुद्रों में तथा कुछ ताजे जल में रहते हैं। इनमें उदर नहीं होता। इनका शरीर बहुकोशिकीय निश्चित आकार वाला व गुहा युक्त होता है। इसे निडेरिया भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला है प्लेटीहेलमिन्थस। इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। ये अधिकतर परजीवी होते हैं। इनका शरीर काफ़ी लंबा होता है। फीता कृमि, जिगर कृमि और सिस्टोसोमा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला है एस्केहेल्थिमस। इसे निमेडिटा भी कहते हैं। इनका आकार सूत्र या धागानुमा होता है। ये अधिकांशतः जलीय जीव होते हैं, किंतु कुछ स्थलीय व परजीवी भी होते हैं। इनमें लिंग भेद पाया जाता है। एस्केरिस, थैलेजिया या फाइलेरिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला है एनेलिडा। ये छल्लेदार खंडित संरचना वाले लंबे, पतले व कोमल जीव होते हैं, जिनके शरीर में लाल रुधिर होता है। इनके आवास क्षेत्र सागरीय जल, ताजा जल, स्थल आदि कई प्रकार के हो सकते हैं। समुद्र में रहने वाले जीवों की आंखें तथा पुष्पक भी होते हैं। केंचुआ, जोंक आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला वर्ग है मोलस्क। ये प्राय जल में पाए जाने वाले जीव हैं, जिनका कोमल शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कड़े खोल से ढका रहता है। इनके अंग अत्यधिक नाजुक होते हैं। कैटलफिश, ऑक्टोपस, घोंगा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला वर्ग है ऑर्थोपोडा। 3/4 से अधिक जंतु इस संघ में आते हैं। इनका शरीर संधि युक्त होता है एवं जोड़ वाले पैर होते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं। केकड़ा, टिड्डी, मधुमक्खी, बिच्छू आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। एकाइनोडर्मेटा। ये सभी जीव सागरीय आवास में रहते हैं। इनमें मेरुदंड पाया जाता है, किंतु स्पष्ट सिर व मस्तिष्क का अभाव होता है। स्टारफिश, सी कुकुम्बर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हेमिकार्डेटा। ये कशेरुकी जीव के पूर्वज हैं, जिनमें से अधिकांश अब विलुप्त हो गए हैं। ये पूर्णतः समुद्री जंतु है जो तली में रहते हैं। इनका शरीर कोमल, भंगुर व कृमि रूपी होता है। वेलेगोलोनस और सेफेलोडिस्कस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरी प्रकार के जो सब किंगडम में इनको विभाजित किया जाता है वो कहलाता है कशेरुकी या कॉर्डेटा और वर्टेब्राट। इस उपजगत में वह जंतु आते हैं जिनमें कशेरुकी दंड पाया जाता है। पृष्ठरज्जु इनका मूल लक्षण है। ये अधिकांशतः स्थलीय जीव हैं, किंतु इनमें आदिम स्वरूप जलीय या दलदली क्षेत्रों में भी रहते हैं। इन्हें 5 प्रमुख वर्गों में या क्लासेस में विभक्त किया गया है। पहला है फिशेज या मछलियाँ। ये जंतु असमतापी या शीत रुधिर वाले तथा रीढ़दार होते हैं।
इनमें समुद्री तथा ताज़ा जल में रहने वाली विभिन्न प्रकार की मछलियाँ सम्मिलित की जाती हैं। इनका शरीर धारा रहित या पार्श्व तल वाला चपटा होता है। अगले हैं उभयचर या एम्फीबियंस। इस वर्ग के अधिकांश जीव अलवणीय तथा असमतापी होते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं, किंतु अंडे जल में ही देते हैं। इन्हें उभयचर या जल भूमीय जीव भी कहते हैं। मेंढक, टॉड आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगली प्रकार के हैं सरीसृप या रेप्टाइल। ये पेट के बल सरकने वाले या रेंगने वाले जीव हैं जो असमतापी होते हैं। इनमें से अधिकांश स्थलीय आवास में रहते हैं। ये शल्क में या छिलकेदार आवरण वाले होते हैं। सांप, मगरमच्छ, छिपकली आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगली प्रकार के जो जीव हैं वो है पक्षी या विष। ये गर्म रक्त वाले या समतापी तथा सांस लेने वाले रीढ़दार जंतु होते हैं जिनके पैर तथा पंख होते हैं। इस वर्ग के जंतु मूलतः स्थलीय है, किंतु कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। और लास्ट जो है वो है कहलाते हैं स्तनधारी जीव या मैमल्स। इस वर्ग में समतापी वायु में सांस लेने वाले रीढ़दार जंतु रखे गए हैं। प्राय इनका शरीर रोएं तथा बाल से ढका होता है। मादाओं में दूध का स्राव होता है। इन्हें 3 उपवर्गों में रखा जा सकता है। पहला है प्रोटोथीरिया। इनके दांत के स्थान पर चोंच होती है तथा अपने अंडे देते हैं। कांटेदार चींटीखोर या डकबिल मोर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार के हैं मेटाथीरिया। इनमें मादा अल्प विकसित बच्चे देती है, जैसे फंगस, अपोसन आदि। और तीसरे हैं यूथीरिया। इन्हें प्लेसेंटिया भी कहते हैं। ये विकसित बच्चे देते हैं। इस वर्ग में कुत्ता, बिल्ली से लेकर हाथी, मनुष्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो आज हमने टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की। हम कल पारिस्थितिकीय वर्गीकरण या इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।